स्टूडेंट्स, हैप्पी मॉर्निंग। EBIT इंडिफरेंस पॉइंट, हिंदी में इसको कहते हैं हम EBIT का तटस्थता बिंदु। पूंजी संरचना में EBIT EPS एनालिसिस बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। EBIT का फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी ब्याज एवं कर से पूर्व आय। इसका और EPS का रिलेशनशिप ही पूंजी संरचना को इंडिकेट करता है। कई किताबों में इस हेडिंग का दूसरा नाम भी है सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी मिक्स, यानी प्रतिभूति मिश्रण का चयन। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि 3 तरह की प्रतिभूतियां हमने पढ़ी। देयर आर 3 टाइप ऑफ सिक्योरिटीज: इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इन तीनों का कॉम्बिनेशन कई अनुपातों में या कई रेशोज में किया जाता है, और जो बेस्ट और सुटेबल होता है किसी भी संस्था के नेचर को देखते हुए, बिजनेस नेचर को देखते हुए, वही निर्धारित किया जाता है। और उसको निर्धारित करने के लिए ये भी देखा जाता है कि उससे EPS ज़्यादा रहे, यानी अर्निंग पर शेयर। EPS का मतलब है प्रति अंश अर्जन, प्रति अंश आय या प्रत्याय, कुछ भी कह सकते हैं। ये कई सारे नामों से जाना जाता है। रेट ऑफ रिटर्न। तो ये जो अर्निंग पर शेयर है, ये किसी भी संस्था में जितना अधिक होगा, संस्था की ख्याति उतनी ही अधिक बढ़ेगी, शुद्ध संपदा बढ़ेगी, यानी नेटवर्थ इम्प्रूव होगा, और मार्केट में वो कंपनी एक अच्छी इमेज के साथ बिजनेस करेगी। तो EPS बढ़ाने के लिए हम पूंजी संरचना में कई तरह के कॉम्बिनेशन करते हैं सिक्योरिटीज़ के, इसलिए इसको प्रतिभूति मिश्रण का चुनाव भी कहा जाता है। अब ये इंडिफरेंस पॉइंट क्या है और EBIT कैसे निकाला जाता है, इसका कैसे कैलकुलेशन होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि किसी भी संस्था में पूंजी संरचना के 4 प्रारूप हो सकते हैं। The capital structure may be of any of the 4 patterns in an existing company. Number 1, only equity shares, केवल समता अंश, जो आप सभी जानते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का मैंडेटरी सिक्योरिटी है, यानी एक अनिवार्य आवश्यक प्रतिभूति है। जब तक स्वामी पूंजी नहीं लगाएंगे तब तक हम अन्य ऋण पूंजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो समता अंशों का इशू किया जाना या उनसे पूंजी का कलेक्शन किया जाना जरूरी होता है। दूसरा कॉम्बिनेशन है समता एवं अधिमान अंश, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स के साथ में प्रेफरेंस शेयर को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि इक्विटी शेयर तो मैंने आपको बताया ना, ये तो एक आवश्यक रूप से वो प्रतिभूति है जो स्वामी पूंजी के रूप में किसी भी संस्था में लगाई जाती है। उसके साथ में आता है अधिमान अंश। अधिमान अंश पर निश्चित दर से ब्याज लाभांश दिया जाता है, और उस आधार पर ये एक दायित्व के रूप में देखे जाते हैं। तीसरा प्रारूप हो सकता है इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स। जब हम अधिमान अंश नहीं लेते और ऋण पत्र शामिल करते हैं, यानी डेट कैपिटल की ब्लेंडिंग शुरू हो जाती है, तो हम इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स के सिक्योरिटी मिक्स का सिलेक्शन मानते हैं। इसमें क्या हुआ कि समता अंश स्वामी पूंजी हो गई और ऋण पूंजी के रूप में माने जाएंगे। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये है हमारा चौथा प्रारूप। ये एक आइडियल प्रारूप है, यानी एक आदर्श पैटर्न है किसी भी फाइनेंशियल प्लान का, जिसमें समतांश भी होते हैं, अधिमान अंश पत्र भी होते हैं और ऋण पत्र भी होते हैं। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, जब तीनों ही तरह की सिक्योरिटीज़ का एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, तो वह प्रारूप है जो कि सामान्य रूप से काम में लिया जाता है। थोड़ा डिस्टर्बेंस है बच्चों, घर के आसपास होता ही है।
इसलिए इसको आप थोड़ा बेयर करें। तो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, इन चारों का मिक्स कर दिया जाता है, तो वही एनालिसिस पूंजी संरचना में किया जाता है। अब इसके बाद में आता है संचित कोष एवं आधिक्य पूंजी संरचना में शामिल होते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लसेस को भी इसमें शामिल किया जाता है पूंजी संरचना में या कैपिटल स्ट्रक्चर में, क्योंकि ये किसी भी संस्था के लिए आंतरिक वित्तीय स्रोत का काम करते हैं। हालांकि इनके ऊपर इक्विटी शेयर्स का पूर्ण अधिकार होता है। जब भी डिविडेंड पॉलिसी कंपनी डिसाइड करती है तो उस डिविडेंड पॉलिसी का डिविडेंड का एक बड़ा हिस्सा रिजर्व्स एंड सरप्लस में डाला जाता है, जो बेसिकली इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही पार्ट है। यानी ईबीआईटी में इंटरेस्ट और टैक्स को घटाने के बाद जो शुद्ध आय बचती है, जिसको हम लाभांश कहते हैं, उस लाभांश के लिए कोई भी कंपनी कई तरह की पॉलिसीज डिसाइड करती है, जिसको हम लाभांश नीति कहते हैं। तो जब उस लाभांश नीति में से लाभांश में से कुछ हिस्सा रिजर्व्स एंड सरप्लस में डाला जाता है, तो नेचुरली ये अंडरस्टूड हो गया कि ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाने वाले लाभांश का ही भाग है। इसलिए इस पर इक्विटी शेयर होल्डर्स का पूरा राइट होता है। जब कभी भी ज़रूरत पड़ती है तब इक्विटी शेयर होल्डर्स को इसमें से मतलब स्टॉक बॉन्ड्स दे दिए जाते हैं, या कई तरह के शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं, या उनके लाभांश का कुछ हिस्सा दे दिया जाता है। ये डिपेंड करता है उसकी कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी पर। अब आते हैं हम एनालिसिस पर, ईबीआईटी एंड ईपीएस एनालिसिस। ये विश्लेषण क्यों किया, इसका कारण आपको अभी इन्हीं 3 पॉइंट्स में पता लग जाएगा। जैसे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, तो हमें डिबेंचर्स को प्रेफर करना चाहिए। बच्चों बहुत केयरफुली समझिए इस चीज़ को। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? संस्था में जो कुल पूंजी विनियोजित की गई है उस पर जो प्रत्याय दर है, यदि वह ऋण पत्रों पर दिए जाने वाले ब्याज से अधिक है, तो पूंजी संरचना में ऋण पत्रों को प्रेफरेंस दिया जा सकता है, या मतलब उनको प्रायोरिटी दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि कंपनी उसका डिबेंचर का इंटरेस्ट देने के लिए पर्याप्त आय अर्जित कर रही है। समझ गए आप? फिर से समझ लीजिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब कंपनी की टोटल पूंजी विनियोजित पूंजी पर जो रेट ऑफ रिटर्न अर्जित की जा रही है, यदि वह डिबेंचर पर दिए ऋण पत्र पर दिए जाने वाले ब्याज से अधिक है, तो इस सिचुएशन में कंपनी के लिए ये प्रॉफिटेबल होगा कि वह इक्विटी के साथ डिबेंचर्स को शामिल करे और अधिक प्रत्याय अर्जित करे। दूसरा एनालिसिस क्या है, विश्लेषण क्या है? इफ ROI इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, यदि ऋण पत्रों पर दिया जाने वाला ब्याज अधिक है और ROI कम है, तो डिबेंचर शामिल नहीं किए जाने चाहिए और इक्विटी को ही प्रेफर किया जाना चाहिए। इसका आशय क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए डिबेंचर पर 7% इंटरेस्ट दिया जा रहा है, इधर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो भी 7% है, या वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 6% ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि 6% ROI है और 7% इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है, तो डिबेंचर हमारे लिए एक बड़े दायित्व बन जाएंगे, या उस संस्था के लिए काफ़ी हानिप्रद पूंजी संरचना होगी, क्योंकि डिबेंचर्स पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट मैंडेटरी है, दिया जाना जरूरी है, चाहे कंपनी को लाभ हो या हानि हो। तो वहाँ पर डिबेंचर को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, केवल समता पूंजी का ही यूज़ किया जाए। थर्ड जो ब्रेक इवन पॉइंट है, जिसको हम कह सकते हैं ROI इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, यानी ऋण पत्रों पर ब्याज रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट के बराबर है, तो किसी के आधार पर भी कंपनी आगे चल सकती है, यानी वो डिबेंचर को भी ले सकती है और इक्विटी को भी और ऐड कर सकती है। ये डिपेंड करेगा कि संस्था आगे अपने फाइनेंशियल प्लान को किस तरह से डिटरमाइन करती है।
तो दीज थ्री एनालिसिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर और सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी मिक्स। सिक्योरिटीज़ का मिक्स करते समय ये तीनों ही पैटर्न ध्यान में रखे जाने चाहिए, क्योंकि बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, डिबेंचर को दिया जाने वाला इंटरेस्ट संस्था का एक महत्वपूर्ण लायबिलिटी है, दायित्व है, जो कि किसी भी हालत में दिया जाता है। यदि संस्था आरओआई कम अर्जित कर रही है, यानी रेट ऑफ रिटर्न ही बहुत कम है और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ज़्यादा है, तो डिबेंचर को यूज़ किया जाना बहुत ज़्यादा लॉस वाला मामला होगा या हानि होगी और वह पूंजी संरचना अच्छी नहीं मानी जाएगी। लेकिन यदि संस्था बहुत अच्छी आय अर्जित कर रही है, उसका आरओआई काफ़ी बेटर है और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कम है, यानी 7% इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है और 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट संस्था अर्जित कर रही है, तो वो बहुत कंफर्टेबल है डिबेंचर का इंटरेस्ट देने के लिए। इसलिए उसे इसमें डिबेंचर को प्रिफर करके अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को, अपने रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को और भी ज़्यादा बढ़ा सकती है। तो ये एनालिसिस बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और इस बिंदु पर जहाँ आरओआई बराबर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, इसी को तटस्थता बिंदु या इंडिफरेंस पॉइंट कहते हैं, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो आप समझ गए इसका आशय क्या हो गया कि आय और लागत दोनों ही जहां बराबर आ रही है, वो ईबीआईटी का इंडिफरेंस पॉइंट होता है और उसको तटस्थता बिंदु भी कहा जाता है। लेट अस टेक एन इलस्ट्रेशन, एक उदाहरण लेते हैं। इंग्लिश में है हालांकि, लेकिन हिंदी में आप समझ भी जाएंगे, बहुत सिंपल है। ए कंपनी इज कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹4 लाख ऑन ए प्रोजेक्ट। टू ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ रेजिंग फंड्स आर अवेलेबल। एक कंपनी एक परियोजना के लिए 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का सोच रही है, ठीक है। उसके सामने अपने फंड्स को कलेक्ट करने के लिए, कोषों को एकत्रित करने के 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प है इशू ऑफ 2000 equity shares of ₹100 each and issue of a loan amounting to ₹2 lakh at 10% rate of interest। फर्स्ट जो विकल्प है, ऑल्टरनेटिव है फंड्स को रेज करने का, वो तो है कि भाई 2 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स और 2 लाख रुपए का लोन ले लिया जाए, यानी डेट इक्विटी 1:1। उस बेसिस पर वह 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकती है। दूसरा विकल्प क्या है कि वह लोन भी ना ले, डिबेंचर भी नहीं ले और यानी डेट कैपिटल को वो शामिल नहीं करना चाहती, और वह दूसरे विकल्प में केवल इक्विटी शेयर्स ही इशू करती है 4000 के, यानी पूरे 4 लाख रुपए वो इक्विटी शेयर्स के थ्रू इशू कर रही है, कलेक्ट कर रही है। तीसरी चीज़ है इनकम टैक्स रेट इज़ 50%। रेट ऑफ जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो 50% का है। एज्यूमिंग द अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी जो है वो दो अवधियों का है, 30,000 और 60,000। विच ऑफ द अबव प्रपोजल यू रिकमेंड इन आइदर केस। अब इसका हम सॉल्यूशन देख रहे हैं, आप भी करके देखिए, बहुत सिंपल है। इससे आपको ईबीआईटी और ईपीएस का रिलेशन समझ में आ ही जाएगा। देखिए 2 प्रपोजल है, प्रपोजल 1 और 2। ईबीआईटी है 30,000 और 60,000 दोनों ही सिचुएशन में। लेस इंटरेस्ट, जो कि आप सभी जानते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में सबसे पहले हम इंटरेस्ट को ही लेस करते हैं। यह सस्ती पूंजी क्यों कही जाती है, इसीलिए क्योंकि टैक्स डिडक्ट करने से पहले या टैक्स की गणना करने से पहले इंटरेस्ट को लेस कर दिया जाता है। इसलिए इंटरेस्ट हमारे लिए बहुत मतलब कर योग्य आय के रूप में शामिल, कर योग्य कर के लिए स्वीकृति मानी जाती है इसकी, तो टैक्सेबल नहीं होता कहने का मतलब। तो इस तरह से इसको सबसे पहले ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस किया। फर्स्ट प्रपोजल में ही लोन है, सेकंड प्रपोजल में नहीं है, इसलिए हम फर्स्ट प्रपोजल के दोनों ही ईबीआईटी में 20,000 का जो लोन पर इंटरेस्ट बन रहा है 10% का, उसको लेस किया। फिर आता है हमारे पास अर्निंग्स बिफोर टैक्स। अब आपके पास जो अर्निंग्स बच रही हैं उसमें से
50% का टैक्स हम लेस करेंगे। 50% का टैक्स लेस करने का मतलब 5,000 10,000 पर आएगा और 40,000 पर 20,000 का टैक्स डिडक्ट करेंगे। यानी इंटरेस्ट और टैक्स दोनों ही घटाने के बाद अब हमारे सामने नेट इनकम आई। नेट इनकम कौन सी है? जो अर्निंग आफ्टर टैक्स और इंटरेस्ट है। ये वो राशि है बच्चों जो आप सभी जान भी गए हैं अब तक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3rd ईयर में भी आप पढ़ चुके हैं। ये वो अमाउंट है जिस पर पूर्ण अधिकार किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। यानी ये स्वामी पूंजी के द्वारा अर्जित प्रत्याय है। अब इस आय का हम अर्निंग पर शेयर निकालते हैं, जो कि आपका फॉर्मूला स्क्रीन पर दिख ही रहा है, नेट इनकम अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स फर्स्ट विकल्प में है 2000 के और 2000 का ऋण है। इधर है आपका प्रपोजल नंबर 2 में आपके पास डिबेंचर नहीं है, केवल इक्विटी ही है 4000 की, तो उस हिसाब से उसका कैलकुलेशन किया जा रहा है। तो अब हमारे सामने जो ईपीएस आया वो फर्स्ट प्रपोजल में 30,000 के ईबीआईटी में ₹2.50 और 60,000 के ईबीआईटी में ₹10 आया। दैट इज़ वेरी हाई ड्यू टू डिबेंचर या ड्यू टू लोन। इधर प्रपोजल 2 में जहां डिबेंचर या लोन या डेट कैपिटल बिल्कुल निल है, यानी नहीं ली गई है, इक्विटी ही है, ओनली इक्विटी इज देयर, तो वहां पर 30,000 के ईबीआईटी में ईपीएस अर्न किया गया 3.75 का। दैट इज हाई टू 2.50। प्रपोजल सेकंड में हमारा ईबीआईटी 60,000 पर जो अर्न किया गया है ईपीएस, वो किया गया है 7.50। तो इस कैलकुलेशन से आपको समझ में आ ही गया। यदि कंपनी फर्स्ट प्रपोजल यूज़ करती है तो उसको 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से आय अर्जित होती है। रेट ऑफ रिटर्न इज 10 रुपीज़, और उस हिसाब से जो ₹7.50 सेकंड प्रपोजल में है जो केवल इक्विटी का है, उससे बेटर ये सिचुएशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी को लोन या डिबेंचर के द्वारा पूंजी एकत्रित करना लाभपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि ROI इज हाई देन द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो इस तरह से आपको ये बात समझ में आ ही गई। अब हम लेते हैं इंडिफरेंस पॉइंट। एक लास्ट स्लाइड है, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। द पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस refers to that earnings before interest and tax level at which earnings per share remains the same irrespective of different alternatives of debt equity mix. At this level of EBIT, the rate of return on capital employed is equal to the cost of debt, and this is also known as break-even level of EBIT for alternative financial plans. समझ गए आप? दो बातें कही गई हैं कि तटस्थता बिंदु वह बिंदु है जहां पर EBIT जो है यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स है, वह विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय और आपके ब्याज दर, ऋण पर ब्याज दर के बराबर होता है। ये वो डेट इक्विटी मिक्स है जिस पर कि दोनों ही बराबर है। ROI इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ठीक है। अब इस लेवल को हम ब्रेक इवन लेवल भी कहते हैं, ब्रेक इवन बिंदु भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये EBIT का वो लेवल है, वो स्तर है जहाँ पर विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय दर ऋणों पर ब्याज दर या ऋण पत्रों पर ब्याज दर के बराबर होती है। तो इसलिए इसको ब्रेक इवन कहते हैं। तो तटस्थता बिंदु बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। EBIT का जो इंडिफरेंस पॉइंट है, EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का जो तटस्थता बिंदु इंडिफरेंस पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जिसमें हमारे सामने EBIT EPS एनालिसिस का थर्ड एनालिसिस अप्लाई होता है। कौन सा है? ROI इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब इसके बाद
खुद संस्था को देखना होगा कि अब वह पूंजी संरचना में नए फंड्स को डिवेंचर से भी ले सकती है और इक्विटी से भी ले सकती है। इसको इस लेवल पर जाने के बाद उसे अपना नेचुरली डिबेंचर को यूज़ करना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वहाँ पर उसका रेट ऑफ रिटर्न धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये 3 पैटर्न्स जो हैं तटस्थता बिंदु को बिल्कुल क्लियर दर्शाते हैं और ये बताते हैं कि प्रत्याय दर ब्याज दर के जब तक बराबर नहीं हो जाती तब तक डिवेंचर को यूज़ किया जाना कंपनी के लिए लाभपूर्ण है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।